कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ये वीडियो थोड़ा होने वाला है लंबा, तो कीप वॉचिंग। तो अभी जैसा कि आप लोगों को मेरे रील्स और मेरे शॉर्ट्स देख के पता चल रहे होंगे कि मैं कुछ दिन पहले नेपाल ट्रिप पे गई थी। तो मैं कुछ आज वहाँ के ट्रिप से ही रिलेटेड कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ताकि अगर आप भी प्लान कर रहे होंगे ट्रिप का और नेपाल जाने का, तो क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी होगी आपको, क्या-क्या करना होगा। तो इन कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी हम लोग पिछले वीक ही हम लोग गए थे नेपाल ट्रिप पे, तो मुझे जाते ही पता चला कि बॉर्डर के अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे एक भंसार ऑफ़िस होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं परमिट लेना होता है कि आप कितने दिन के लिए वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो वो एक सर्टिफ़िकेशन 4 दिन, 5 दिन जितने दिन भी आप स्टे कर रहे हैं, उसके लिए आपको वहाँ से परमिट लेना रहता है और जिसके लिए कुछ अमाउंट भी पे करना रहता है। अब उस अमाउंट के बारे में भी मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर ऑफ़िस के अंदर जाते हैं और वहाँ के जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, अगर उनके साथ आप डील करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको पे करने के लिए बताते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ जो बाहर में जो एजेंट्स जो घूमते रहते हैं, अगर उन एजेंट्स को आप पकड़ोगे, तो बिल्कुल ऐसा समझ लो कि 50% कॉस्टिंग में आपका काम आराम से हो सकता है। लाइक अगर अंदर आपको 10,000 जैसा अमाउंट पे करने को बोला जा रहा है, तो अगर आप एजेंट से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपका 3-4 हज़ार में 5,000 तक में मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा एजेंट्स के ऑर्डर के अंदर इन करते हैं, तो वहाँ जाते ही आपका कुछ ही देर के बाद आप देखोगे कि आपके जो भी सिम होंगे, नेटवर्क होंगे, वो सब कुछ बंद हो जाता है। ये चीज़ एक्चुअली मेरे साथ किसी ने शेयर नहीं किया, तो मुझे पता नहीं चला कि भाई क्यों बंद हो गया। शुरुआत में तो मुझे समझ नहीं आया कि ये नेटवर्क क्यों अचानक से जाने लग गया है। फिर धीरे-धीरे बाद में मुझे पता चला कि अरे ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर बॉर्डर एंट्री के बाद ऐसा सिचुएशन होता है। तो अ, हम लोगों ने तो ये ध्यान ही नहीं दिया, हमें कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन बॉर्डर पे ही जहाँ पे हम लोगों ने भंसार ऑफ़िस से हमने परमिट लिया था, वहीं पे एक्चुअली सिम भी मिलता रहता है और बहुत ही मिनिमम प्राइस में 150 में आसानी से 7 डेज़ के लिए सिम मिल जाता है आपको। तो आप अगर जाएँ तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें जैसा हम लोगों ने किया, एक सिम वहाँ से परचेज़ कर लें, क्योंकि फिर नहीं तो वहाँ घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग तो 2 गाड़ी में फैमिली गए थे, इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि एक-दूसरे के साथ हम कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे। जीपीएस यूज़ नहीं कर पा रहे थे और हम तो जीपीएस के बहुत ही यूज़्ड टू हो गए हैं। तो सिम लेना बहुत ज़रूरी था, तो फिर फाइनली हम लोगों ने दोनों गाड़ी में एक-एक मेंबर ने सिम ले लिया ताकि हम एक-दूसरे से कनेक्शन में रहें और एट लीस्ट हम जीपीएस यूज़ कर पाएँ। ये हो गया पहला बात। फिर अब आते हैं हम लोग रास्ते की बात पे। तो जब जाना हुआ तो हमारा था कि प्लान था कि पहले हम काठमांडू जाएँगे। तो मेरा जो भाई का लड़का था ना, उसको किसी ने बताया था कि जो पुराने वाले रोड है जिससे काठमांडू हम जाते हैं, वो बड़ा एडवेंचरस है, हम उस रूट से चलेंगे ताकि थोड़ा एडवेंचर फ़ील हो। भाई, वो कुछ ज़्यादा ही तो वो जो रास्ता था ना, वो कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस था, मतलब कि क्या ही बताऊँ, क्या ही एक्सपीरियंस था। हम लोग उसी रास्ते में चल पड़े, पुराना वाला जो काठमांडू के लिए चढ़ाई पे जो रास्ता है, और वहाँ चल पड़े। अब चूँकि देखो हमें बराबर वाले रास्ते पे चलने की आदत है, तो हमारा कुछ ऐसा ही ड्राइविंग स्किल होता है। अब जाते-जाते बाद में ऐसा घाटी हमें मिलना स्टार्ट हुआ जो बिल्कुल ऐसे एकदम से स्ट्रेट था, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। मतलब जब गाड़ी चढ़े ना, तो आगे रोड नहीं दिख रहा, आसमान दिख रहा है और बिल्कुल सिंगल-सिंगल जैसे रोड। अब वहाँ के ड्राइवर काफ़ी एक्सपर्ट थे, एक्सपीरियंस्ड थे वैसे घाटी में चलाने के लिए। वो आराम से उसी सिंगल लेन में वो जा भी रहा है, गाड़ी उधर से आ भी रहा है। लेकिन हम तो इतने एक्सपर्ट नहीं थे, एक तरफ पूरा खाई है और एक तरफ पूरा पहाड़ है, पहाड़ के बगल में नाला भी बना हुआ है। अब इतना मुश्किल होने लग गया और उससे भी ज़्यादा कहर तो तब गिरा कि एक तो रास्ता ख़तरनाक था ही, बारिश होना स्टार्ट हो गया और बारिश भी बहुत भयंकर वाली बारिश, बहुत मतलब ओला वगैरह भी गिरने लग गया और इतना बड़ा-बड़ा ओला गिर रहा था, गाड़ी के ऊपर गिर रहा था, ऐसे जैसे लग रहा था कि अभी बस ग्लास टूटने ही वाला है। ऐसा स्थिति था। डर के मारे हमारा तो हालत ख़राब था, मेरे भैया गाड़ी चला रहे थे। बहुत मुश्किल था हमारे लिए वो सफ़र तय करना।
एक जगह तो गाड़ी हमारी फँस भी गई थी, मतलब बिल्कुल सिंगल लेन है, गाड़ी इधर से हमारी जा रही थी, सामने से गाड़ी आ रही है और एक तरफ खाई है। अब भैया वहाँ पे बिल्कुल डर गया, बहुत बारिश हो रही थी, मतलब बिल्कुल ऐसा विज़िबिलिटी समझो ना कि तब तक तो फिर भी 10% विज़िबिलिटी थी, मतलब उस टाइम पे भी 10% विज़िबिलिटी थी, थोड़ा-थोड़ा ही दिख रहा था। फिर हाँ, गाड़ी भैया बिल्कुल वहीं खड़ा कर दिए क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे हम गाड़ी साइड करें कि वो गाड़ी निकली और फिर आगे भैया फिर बढ़ने लग गए धीरे-धीरे। लेकिन धीरे-धीरे विज़िबिलिटी कम होती जा रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लास्ट में महादेव की कृपा से हमें एक जगह ऐसा ही घाटी में ही एक ऐसा जगह मिला जहाँ एटलीस्ट हम गाड़ी खड़ा कर सकते थे। साइड में कुछ बना हुआ था स्टॉपेज टाइप का और कुछ घर-वर भी बने हुए थे। तो फिर फाइनली भैया बोले कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से और वहीं फिर गाड़ी हम लोगों ने रोक दिया कि देखते हैं लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है, समझ नहीं आ रहा था। और अभी भी 50-60 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ था काठमांडू पहुंचने में और उससे भी अभी खतरनाक घाटी का सामना होना बाकी था। फिर अब यहाँ से समझ नहीं आ रहा था, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बाहर निकल कर देखते हैं, कोई लोकल बंदा शायद मिल जाए, कोई ड्राइवर टाइप का जो हमें ड्रॉप कर दे काठमांडू तक। और फिर हम बाहर निकल कर पता करने लगे और फाइनली हमें सक्सेस मिला, एक बंदा हमें मिला, बोला मैं ड्राइवर हूँ, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। और उसने एक नॉमिनल अमाउंट डिमांड किया, जो उस टाइम के लिए हमारे लिए भाई था कि जो भी लेना है लो, बस हमें छोड़ दो। फिर वो ले जाना स्टार्ट किया। तो जो घाटी के पास से भी ना 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता में वो बताया कि बहुत बड़ा ब्रेकर है, आपका गाड़ी कार सेगमेंट है तो वहाँ क्रॉस करना मुश्किल है। तो एक पुराना और भी रास्ता था, जहाँ पे हमेशा नेपाल में लैंडस्लाइड जो रास्ते में होता है ना, उस रास्ते से उसने ले जाना प्रेफ़र किया और माय गुडनेस! मतलब इतना डरावना वो रास्ता था, इतना डरावना वो रास्ता था, मैं तो बहुत डरी हुई। तो वो लैंडस्लाइड वगैरह तो मैं न्यूज़ में हमेशा हम लोग देखते ही रहते हैं, तो इतना डरावना लग रहा था, इतना सुनसान सा था वो रास्ता, बिल्कुल एक तरफ पूरा चट्टान ही चट्टान और बारिश की वजह से कुछ चट्टान तो रोड पे गिरे हुए भी थे और एक तरफ बिल्कुल वो ड्राइवर बता रहा था कि कभी बस्ती गांव हुआ करता था जो कि लैंडस्लाइड और बाढ़ में वो पूरा गांव बह गया है। तो वो पूरा मैंने नाला जैसा एक पूरा बड़ा सा कैनाल टाइप का था और वहाँ से हमारी गाड़ी जा रही थी। तो फाइनली मतलब महादेव की कृपा से हम काठमांडू तो पहुंच गए। लेकिन ये इतना एडवेंचरस वाला रास्ता था, इतना एडवेंचरस था कि अब हम पस्त हो चुके थे थक के और हम लोग का मतलब पूरा घूमने का सारा मज़ा ही किरकिरा हो चुका था। अब लग रहा था बट कभी नहीं आएंगे, इतना गंदा रास्ता है, बाप रे! इतना मुश्किल से हम लोग पहुंच गए। होटल भी मिल गया हम लोगों का, तो कोहिनूर इन करके एक होटल था काठमांडू में, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ हम लोग स्टे किए थे, तो वहीं पे हम लोग रुके। और वहाँ का बेसिकली देखा जाए तो होटल में रहना और खाना सस्ता है। ये बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव नहीं लगा क्योंकि हमारा करेंसी नेपाल की करेंसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद इसलिए भी हम लोगों को सस्ता लग रहा था हमेशा। हमारा करेंसी वहाँ जाकर जब कन्वर्ट हो रहा था तो हम लोगों के लिए चीज़ें चीप हो जा रही थी। तो ले देकर खाना और रहना मुझे सस्ता लगा, लेकिन होटल का कोहिनूर इनका सर्विस बहुत ही ख़राब था, लोग सुनते ही नहीं थे। तो कुछ भी बोलो तो उनको वो रहता था कि पता नहीं, ऐसा ही रहता था। उनका वाईफ़ाई भी बहुत ख़राब था, पानी का कोई उनके पास सर्विस नहीं था। मतलब ले दे के मुझे इतना अच्छा उनका सर्विस नहीं लगा। तो जो भी है ठीक है, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने एडवेंचर तो तय कर लिया था। अब सबके दिमाग में ये चल रहा था आ तो गए हैं, जाएँगे कैसे? अगर वही रास्ते से जाना होगा तो बड़ा मुश्किल है। फिर हम लोग ऐसा प्लान कर रहे थे कि नहीं होगा तो हम एक ड्राइवर हायर कर लेंगे जो हमें भी। तो फिर अब हम काठमांडू तो पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद सबके मन में ये सवाल था कि अगर उसी रास्ते से जाना पड़ गया तो भाई मतलब बड़ा टेंशन है कि आ तो गए हैं लेकिन अब जाएंगे कैसे। ठीक है चलो अब आ गए हैं तो घूमना तो है ही। फिर नेक्स्ट डे का हम लोग का ट्रिप बना, पशुपतिनाथ टेम्पल हम लोगों ने घूमा, बुद्धा स्तूपा जो है वो घूमा हम लोगों ने, वहाँ का जो नरेश का महल है वो घूमा। बहुत सुंदर है काठमांडू, नो डाउट बहुत ही सुंदर है। पशुपतिनाथ का मैंने शॉर्ट्स में मंदिर शेयर भी किया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और पंडित जी जो वहाँ पुजारी थे ना, पूजा कराने वाले, बहुत अच्छा पूजा कराते थे वो, बहुत ही अच्छे, मतलब इतना मंत्र अच्छा उच्चारण करके इतना विधिवत उन्होंने पूजा कराया कि एक बार के लिए तो लग ही नहीं रहा था कि वो नेपाली पंडित जी हैं, ऐसा लग रहा था कि अपने इंडिया के ही पंडित जी हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन वर्शन किया। उसके बाद 2 दिन हम लोग काठमांडू में स्टे किए, 2 दिन घूमे जो भी था वहाँ के प्लेसेस जो भी थे। फिर नेक्स्ट डे हमारा पोखरा का प्लान बना। अब चूँकि इतना खतरनाक वाला एडवेंचरस रोड से हम आ चुके थे कि अब पोखरा के रोड के लिए भी हम उतना ही रिसर्च कर रहे हैं नेट पे अलग अलग वीडियोज़ यूट्यूब में डले हुए हैं, कुछ अच्छे भी दिखा रहे हैं, कुछ बुरे भी दिखा रहे हैं। तो वहाँ भी बहुत कन्फ्यूजन था कि अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा, लेकिन चलो हम लोगों ने सोचा कि चलो रिस्क लेते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या होगा।
फिर हम लोगों ने पोखरा के लिए प्रस्थान किया। लेकिन पोखरा का रोड बहुत ही अच्छा है, काठमांडू टू पोखरा बहुत ही सुंदर रोड था। बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हम कैसे काठमांडू से पोखरा पहुंच गए, इतना बढ़िया रोड था। तो अ, हम लोग आए यहाँ पे पोखरा में। फिर यहाँ पे हम लोग लेक के सामने ही जो पोखरा लेक बहुत फेमस है, वहीं पे हम लोगों ने रूम लिया और वहीं पे हम लोगों ने स्टे किया। और नाइट में हम लोग जो पब के लिए फ़ेमस है, पब क्लबिंग और रेस्टोरेंट के लिए फ़ेमस है पोखरा लेक, तो रात में हम लोगों ने पूरा कुछ विज़िट भी किया। मैं उसके भी वीडियोज़ आप लोगों तो उसके वीडियोज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, देखना है आप। मतलब कह सकते हैं ना कि अगर किसी को अय्याशी करना हो ना, तो अच्छी जगह है, जाओ। शराब-शबाब सब कुछ है वहाँ पे अवेलेबल। लेकिन एक ओवरव्यू मैं देना चाहूँगी नेपाल ट्रिप के बारे में कि वहाँ के लोग बहुत हेल्पिंग होते हैं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। मतलब मैंने देखा कि हमें जब भी किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ी, तो वो लोग बड़ा सहजता से एकदम आगे आते हैं और आपका हेल्प करते हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया वहाँ पे कि कोई भी किसी को अगर खाने-पीने का कोई चीज़ सर्व करता था ना, तो बिल्कुल वो लोग ऐसे जैसे हम पूजा करते हैं ना, इस तरह से करके वो लोग खाना भी किसी को ऐसे ही देते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने हमें वहाँ पे नोटिस किया कि किसी भी रेस्टोरेंट में चल जाओ। इवन मैं हम लोग जब आइसक्रीम खाने गए ना, तो वो आइसक्रीम वाले भी हमें आइसक्रीम इसी तरह से दिया। चाय पीने गए तो चाय वाले ने भी चाय इसी तरह से दिया। तो ये संस्कृति और संस्कार, ये चीज़ सीखने की थी वहाँ पर। और साफ़-सफ़ाई बहुत अच्छा था। जबकि लोग कहते हैं कि नेपाल गरीब है, लेकिन वहाँ के लोगों से पता चला कि वो लोग अपना काम खुद करते हैं साफ़-सफ़ाई का। मैंने देखा इवन कि वो जो लैंडस्लाइड वाले रास्ते से मैं जा रही थी, इतना सुनसान रास्ता था, लेकिन वहाँ भी मैंने देखा कि ऐसे बोरा होता है ना प्लास्टिक वाला, उसको बाँध-बाँध के छोटा-छोटा टेंट बनाया हुआ था। तो हम लोगों ने ड्राइवर से पूछा कि ये क्यों बनाया हुआ है? तो उसने कहा वॉशरूम यूज़ करने के लिए, कि यहाँ पे हम लोगों ने खुद से बना दिया है जगह-जगह पे, कि ताकि अगर किसी को वॉशरूम यूज़ करना रहे तो वो यहाँ जा सकता है। ये सीखने की बात थी हमारे लिए। वहाँ पे लिच्चड़पंती बिल्कुल भी नहीं था, लोग बहुत फ्री थे घूमने के लिए बिल्कुल, बहुत हेल्पिंग लोग हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छा लगा वहाँ से, ये सब चीज़ें सीखने को मिला। और एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैं देना चाहूँगी कि अगर आप पशुपतिनाथ टेम्पल जा रहे हो, तो पशुपतिनाथ का टेम्पल के अंदर तक आपका मोबाइल फ़ोन अलाउ है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते। तो पशुपतिनाथ टेम्पल है ना, अंदर तक आप एंट्री कर रहे हो, तब तक आप रिकॉर्डिंग करो, फ़ोटो खींचो, जो भी करना है करो। लेकिन एक जो मेन मंदिर है, शिवलिंग का जो मेन मंदिर है ना, वहाँ पे एक सामने बैरिकेड लगा हुआ है और वहाँ पुलिस खड़े रहते हैं। पुलिस यूनिफ़ॉर्म को लेकर वहाँ लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जो नॉन नेपालीज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पुलिस यूनिफ़ॉर्म होता है, स्काई ब्लू शर्ट एंड नेवी ब्लू पैंट। अब हमारे यहाँ खाकी वर्दी वाले को हम पुलिस वाले समझते हैं, तो कई बार जो हमारे यहाँ से गए रहते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हैं। और उनके साथ कई बार गलती से वो बदतमीज़ी कर लेते हैं, जो उनके लिए भारी पड़ जाता है। ऐसा हमारे सामने एक बंदे के साथ हुआ, तो इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ। एक गुजराती बंदा था कि जो कि वहाँ पे वो नेपाली में लिखा रहता है कि फ़ोटो अलाउ नहीं है, रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। अब उसको समझ नहीं आया, वो बैरिकेड के अंदर जाकर फ़ोटो क्लिक कर रहा था या वीडियोज़ वगैरह कुछ भी बना रहा था। पुलिस वाले ने आया, उसका कैमरा छीन लिया। अब उसको क्या लगा कि ये पुलिस वाला नहीं है, कोई प्राइवेट सिक्योरिटी वाला है। उसने थोड़ा-सा मिसबिहेव कर दिया और जिसकी वजह से इतना ज़्यादा उनका वो हो गया, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। फिर पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके ले गए और उनके साथ थोड़ा बदसलूकी भी किया, जो नहीं करना चाहिए था। आई थिंक बदसलूकी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो भी है वो आपके यहाँ टूरिस्ट बन के आया हुआ है। ये हम लोगों को थोड़ा बुरा लगा उसके लिए। वो अपने फैमिली के साथ गया था, तो उसका फ़ोन-वोन तो वो लोग छीन ही लिए थे और बाकी उसके साथ थोड़ा-सा वो लोग हाथापाई, मारपीट रही, ऐसा सीन हो गया था। तो इसीलिए मैं कह दे रही हूँ कि अगर आप बाहर के कंट्री में जाओ, तो कोशिश करो विनम्रता से अपना काम निकालने का। वहाँ पे शेर-वेर मत बनो भई, और वहाँ पे थोड़ा सहजता से अपना काम जितना हो सके निकाल लेना चाहिए, बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कई बार आप फँस सकते हैं बुरी तरीके से, क्योंकि आपका वहाँ पे कोई सोर्स पैर भी नहीं है, आपका कोई अपना फैमिली मेंबर भी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप फँसोगे तो आपका कोई हेल्प भी नहीं करेगा। अब जो दूसरे गए भी रहते हैं, वो सिर्फ़ तमाशा ही देखेंगे, आपका हेल्प नहीं कर। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगर आप कहीं बाहर दूसरे जगह पे घूमने गए हो, जहाँ आपका कोई सोर्स वोर्स लिंक विंक नहीं काम कर रहा हो तो। तो ले देकर ये एक ट्रिप का एक अच्छा खट्टा-मीठा अनुभव था। हमारा तो सब कुछ ठीक रहा, बस एक एडवेंचर वाला रास्ता जो है ना, वो बड़ा खतरनाक था, जो कि लाइफ़ टाइम याद रहेगा भैया। बहुत खतरनाक रास्ता था वो, बहुत ही डरावना था। मैं तो पूरे रास्ते ना मतलब मंत्र ही पढ़ती रही और महादेव को मनाती ही रही कि बस मैं पहुँच जाऊँ, किसी तरह से पहुँच जाऊँ। इतना मेरे लिए वो डरावना रास्ता था, मैं बहुत डरी हुई थी, सच्ची बता रही हूँ। तो ये पूरा मेरा नेपाल ट्रिप था, जो कि
अच्छा अनुभव बहुत रहा, बहुत सुंदर है नो डाउट, पहाड़ों से पूरा घिरा हुआ है, एकदम पहाड़ ही पहाड़ है, तो नो डाउट बहुत सुंदर है। लेकिन कभी भी जाओ तो या तो ड्राइवर वहाँ का ले लेना या तो रिस्क मत लेना उस घाटी वाले रास्ते से जाने के लिए, मेरी बात मान लो। एडवेंचर फ़ील करना होगा तो करना, लेकिन वहाँ का ड्राइवर लेके जाना। अपने से गाड़ी लेके जाने का रिस्क मत करना। तो आई होप कि आपको मेरा ये नेपाल ट्रिप का पूरा स्टोरी पसंद आया होगा, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं नए नए स्टोरीज़ लेके आऊँगी, नए नए व्लॉग्स लेकर आऊँगी और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लेकर आऊँगी। कीप वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।